तो मास के बारे में बात कर रहे थे हम इस चैप्टर में। ठीक है, और ये अपना अंत की तरफ को जा रहा है चैप्टर, मतलब ख़त्म होने वाला है। तो मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसमें ये लिख रहा है कि हमने जो पिछले चैप्टर्स में कुछ पढ़ा है, हो सकता है आप लोग नहीं पढ़े हो क्योंकि वो चैप्टर अपडेट नहीं हो पाए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी अगर कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप उसका टचअप कर सकते हैं, और अगर आप 8th में से पढ़े हैं तो उम्मीदन आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, so we have learned the previous chapter that the mass of the object is the measure is the inertia. We have the also learned that the greater the mass, the greater is the inertia. It is the remain the same whether of the object is on the earth, the moon, or even is outer space. This is the mass. An object is constant and does not change from the place. बस इतनी सी याद रखना है आपको। ऊपर कुछ लिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, बस आपको इतना पता है कि डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या, यानी कि कांस्टेंट होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो हमारा मास है वो चाहे स्पेस में हो, चाहे मून पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे अर्थ पे हो, उसका जो मास है वो नहीं बदलता। वो नहीं बदलता, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे वो जैसा है ऐसा ही रहेगा। ध्यान रखना, मास को हम बोलते हैं एम। एम बोले तो मास, बोले तो द्रव्यमान। ये बात समझ लेना कि मास और वेट में बहुत फर्क होता है। मास अगर आपके अर्थ से ग्रेविटेशन फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, यानी निकल जाए, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ना हो, हम किसकी वजह से खड़े होते हैं? ग्रेविटेशन की वजह से ही तो खड़े होते हैं। अगर वो ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो भी हमारी स्मॉल जी है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं, जिसकी वजह से अगर वो ना हो तो हमारा जो मास है वो कितना रहेगा? हमारा मास तब भी उतना ही रहेगा। यानी 8 है तो 8 किलो जितना भी है, 8 किलो मान लो, जो भी मान सकते हो, तो जितना भी है वो हमारा मास उतना ही रहेगा। बात समझ में आई? लेकिन वेट कितना हो जाएगा? वेट हमारा 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? वेट हमारा जो होगा, डब्लू जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई है? यानी मास जो है, मास के लिए आपको याद रखना है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी वस्तु का जो मास है वो क्या होता है? इज कांस्टेंट। वो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस जाने पे वो चेंजेस नहीं होता, बट हमारा जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस जाने पे चेंज हो जाता है। अब हालांकि हमने मास की बात की, अब हम वेट की बात कर लेते हैं। We know that the earth attract every object with a certain force, and force depend on the mass of the object and the acceleration due to gravity. आई थिंक आप लोग पहले से अच्छे से समझ गए हो कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो, या कोई भी चीज़ जो है, यानी यहाँ पे लिख रहा है वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। यानी वैसे तो दुनिया के हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, लेकिन अर्थ की बारे में बात चल रही है। यानी अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे मास पे। अगर हमारा मास ज़्यादा होगा तो वो हमें ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, इक्वल टू होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। आई थिंक आपको ये याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो पीछे जाके देख लीजिए। और किसी को अगर खराब लग रही है तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं जितना बुरा पढ़ा सकता हूँ उतना बुरा पढ़ा रहा हूँ। अपने आप से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सब सिस्टम समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे पढ़ाऊँ। मेरा बिल्कुल स्टैंडर्ड ही बदल गया है। मुझे खुद शर्म लगती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं तब तक ये वीडियोज़ हैं, उन्हें उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा तुरंत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे कोई देखे, और आउटर साइडर तो देखे तो मुझे और दुख होगा। इसलिए मैं बिल्कुल इसको एडिट वेडिट नहीं करता हूँ, जैसा ऐसा डाल देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो भाई आप शिकायत कीजिए इसकी वीडियो की, अच्छा होगा आप करें। ठीक है, ओके। तो वी नो डैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स, एंड दिस द फोर्स डिपेंडेड ऑन द मास एंड ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक तो ये मास पे डिपेंड करता है, और एक ये क्या करता है? ग्रेविटी पे निर्भर करता है। ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण जो भी त्वरण के कारण लगता है हम पे, वो वाला। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इज द अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को वो वेट जिससे, यानी वह फोर्स
जिससे हमें अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हम उसे लिखते हैं F इजिकल टू एम में। हम इसे क्या लिखते हैं? इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं F इजिकल टू एम जी। क्या लिखते हैं इसको? F इजिकल टू एम जी। ठीक है, यानी F बोले तो फोर्स, M बोले तो मास और G बोले तो ग्रेविटेशन बार। ठीक है, तो अगर आपको, और इस F की जगह पे फिर हम क्या लिख लेते हैं? W इजिकल टू एम जी। तो अगर आपसे मैं कहूं कि मेरा मास 4 kg है और जी मेरा 10 है, तो मेरा वेट हो जाएगा 40, लेकिन मेरा मास कितना है इस समय? 4। तो ध्यान रख लेना, मास और वेट में अलग बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो W इजिकल टू एम जी, F इजिकल टू एम जी, या F इजिकल टू एम ए यहाँ पे एक्सीलरेशन है, लेकिन जब हमारी एक्सीलरेशन कोई चीज़ मूव करती है सीधा सरफेस पे तो उसको हम ए यूज़ करते हैं, और जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो अर्थ जिसको अट्रैक्ट करती है उसको हम जी कहते हैं। होता दोनों एक्सीलरेशन ही है अगर देखा जाए तो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगे चल के, ये फॉर्मूलाज है, प्लीज़ आप अच्छे से लिख लें। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पे जाके जो क्या वेट होने वाला है। देखिए मैं बताता हूँ, वेट डिसाइड किससे होता है? वेट डिसाइड होता है कि जिस पावर से, मैं आपको लिखता हूँ, वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी का वेट हम डिसाइड करते हैं जिस पावर से अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, इन द सेम वे दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज द फोर्स विद द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। इन द सेम वे, मैंने तो उसके ऊपर ही चला दिया। इन द सेम वे द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट द मून फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से जैसे हमारे अर्थ पे कोई वेट डिसाइड होता है जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, उसी तरीके से मून डिसाइड करता है जब मून जिस पावर से हमको खींचता है। तो मून पे निकालने के लिए कैसे होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है नीचे, WM इजकल टू GMM अपॉन RM²। ये M क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। WM का मतलब है इजिकल टू होना चाहिए। देखो यहाँ पे इजिकल टू शायद नहीं है, हाँ देखो बाबू यहाँ पे इजिकल टू होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो WM का मतलब है, WM का मतलब है वेट ऑफ किसका? मून का। जी यहाँ पे ग्रेविटेशन, और जी कौन सा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 10⁻⁻11। याद रख लेना, कैपिटल जी की वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद M ये जो डबल M है इसका क्या मतलब है? M बोले तो मास और M बोले तो मून का, तो यानी मून का मास। ठीक है, और R का मतलब है रेडियस, यानी कि रेडियस मतलब रेडियस यार त्रिज्या होती है ना। ठीक है, और M क्या है? ये स्मॉल m क्या है भाई? ये स्मॉल m में मैं अगर मैं मून पे जाके चाहता हूँ तो मेरा मास तो होगा स्मॉल है, मून का मास होएगा mm, और मून रेडियस होगी मून की, वो हो जाएगी r, और तब जाके निकलेगा वेट। ठीक है, यानी मेरा वेट, अगर मास WM का मतलब वेट किसका? उस मास का। ठीक है, ओके, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? इसका द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? मतलब वजन। एक तरीके से वजन, हालांकि द्रव्यमान अलग चीज़ होती है, अभी आपको समझाया, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सा कह देते हैं कभी कभार। हमारी जो अर्थ है वो है 5.98। वह देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, इनके बीच में 5.98 के, कोई बात नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। 5.98 10⁻24, और जिसकी रेडियस यानी हमारे अर्थ की जो रेडियस है, समझ रहे हो, उसका डबल कर दोगे इतनी टोटल डिस्टेंस है 6.37 10⁻6। ध्यान रखना इनके बीच में मल्टीप्लाई है। और अर्थ तो की बता दिया हमने, मून की क्या है? 7.36 10⁻22, ये मून है, और मून हमसे देखो कितना छोटा है, हमारे 6.37 10⁻6 है, और उसकी 1.74 10⁻6 है। बात समझ में आई? तो ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी कैलकुलेशन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, वैसे तो आई थिंक ये सब जानते हैं प्रेशर के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऊपर, जो फिक्स करने वाला है, बोर्ड फिक्स करा है, ड्राइंग पोस्ट। तो यहाँ पे आप लिख रहे हो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए कैमल कैन रन द डेजर्ट इजीली। यानी कि आपने कभी सोचा है कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? और वाई आर द आर्मी टैंक वेटिंग मोर देन द 1000 टन रेस्ट ऑफ द कंटिन्यूस चेन। और जो हमारे
आर्मीज़ के जो टैंक होते हैं जिनमें 1000 टन से भी ज़्यादा वजन होता है, वो एक चेन पे कैसे टिके होते हैं और कैसे चलते हैं, ठीक है। और अगर मैं वाई आर ट्रक एंड मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर्स, और आपने देखा है किसी बस या ट्रक के टायर अधिक मतलब उम्मीद से ज़्यादा चौड़े हो सकते हैं, क्यों? वाई कटिंग टूल्स हैव ए शार्प एज, ठीक है। तो किसी काटने वाले जो भी चीज़ हो सकती है उसकी जो, क्या बोल सकते हैं उसे यार, इसमें इंग्लिश तो लिखी रही है हिंदी में, हाँ शार्प को क्या बोलेंगे, मतलब धारदार, समझ सकते हो, हाँ वही वही। तो ये कहना चाह रहा है काटने वाले जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, औजार जो होते हैं, उनकी धार तेज क्यों होती है, यानी कि ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है। आर्मी के जो 1000 से भी अधिक भारी के जो टैंक होते हैं वो एक चैन के सहारे से कैसे चैन पर क्यों टिके होते हैं, मतलब। और ट्रक या बस के जो टायर वो ज़्यादा चौड़े क्यों होते हैं, और जो हमारे काटने वाले इक्विपमेंट है उनकी धार तेज क्यों होती है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, दिया हुआ है यहाँ पे प्रेशर से रिलेटेड। तो आई थिंक अगर आपको कोई दिक्कत है, मैं बाय एंड फोर्स पढ़ाऊंगा और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ठीक है, इस बार इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और प्लीज़ इस बात को माइंड मत कीजिए कि पिछला चैप्टर नहीं हुआ है, मुझे अच्छे से पता है नहीं हुआ है, ठीक है, मैं करा दूंगा। ओके, बाय।